नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये 2 बार से ऐसा हो रहा है कि जैसे ही मैं वीडियो बना रहा हूं, कुछ टाइम तक करता हूं, तब तक एक कॉल आ जाता है और वीडियो मेरा ख़राब हो जाता है। तो मुझे क्या करना होता है, वहीं पर वीडियो बंद कर देना होता है। कल आप देखे होंगे कि 4 तक ही, मैं नंबर 4 तक ही क्वेश्चन करा पाया था टाइप 3 का, वो भी होमवर्क में, है ना। तो आज हम 5 से शुरू करेंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे। और आज एनसीईआरटी का भी मेरे पास बुक नहीं है, लेकिन बुक डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट लेकर के लिया हूँ। अगर आपके पास बुक हो तो ज़रूर उसको आप अच्छे से देखिएगा। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। आप देखते होंगे जब मैं वीडियो अंत तक करता हूं तो उसमें ज़रूर आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और लास्ट में कहता हूं तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन 2 बार से ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि बीच में कॉल आ जा रहा है। चलिए आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंची इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है। मैंने बताया अनुप्रस्थ का मतलब क्या है। जैसे यह एक इमारत है मेरे भाई, तो अनुप्रस्थ मतलब इसके सीध में, इसकी ऊंचाई के बराबर। ठीक है, यह एक गेंद है। ठीक है, इस गेंद को 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से नीचे फेंका जाता है। ठीक है ना। तो अब बताइए, यहाँ से जब फेंका जाएगा तो शुरुआत में यहाँ तो u बराबर 0 होगा, हमने बताया है। और v बराबर कितना दिया है, तो कह रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, इतना आप सीख चुके हैं। और s का वैल्यू दे दिया है, जैसे ही मीटर में दे इसका मतलब दूरी दिया है, ऊंचाई दिया है, लंबाई दिया है, तो वो s की वैल्यू है 19.6 मीटर। ठीक है, कह रहा है कि वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगेगी, ये t का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो आप बताइए, आपके पास विस्थापन मतलब ऊंचाई दिया है और टी पूछ रहा है, तो ऐसा किस समीकरण में आता है जिसमें एस और टी एक साथ आता हो। तो आपको पता है ऐसा तो केवल एक ही समीकरण, और समीकरण नंबर 2 क्या है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जी का हमने वैल्यू नहीं लिखा है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, परंतु यहाँ सवाल में दे दिया है तो जो दिया है वही रखेंगे। जो दिया है हम क्या करेंगे, वही रखेंगे, अपने मन से कुछ नहीं रखेंगे। 9.8 ही रखेंगे, 9.8। क्लियर है मेरे भाई। अब हल कर दीजिए। देखिए एस का वैल्यू हम फिल करते हैं 19.6, यू का वैल्यू 0 है, तो ये टोटल का टोटल 0 हो जाएगा मेरे भाई। तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, अब इतना सीख चुके हैं आप। क्लियर है ना। हाफ जी का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 9.8, और टी का वैल्यू तो पूछ ही रहा है, तो टी स्क्वायर, कोई दिक्कत। इसको अगर कट करूंगा तो कितना आएगा, 4.9 आएगा। ठीक है, अब देखिए टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि ये 19.6 है अपॉन ये 4.9 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। ठीक है ना। देखिए इधर जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, इतना तो आप जानते ही हैं। अब हल करेंगे तो ये देखिए स्क्वायर है, दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल लेंगे तो हम यहाँ डायरेक्ट आंसर में लिख देते हैं कि ये कितना है, ये 14 का है, ये 7 का है, मतलब 7 दूनी 14, डायरेक्ट 2 लिख दिया। किसको किसको समझ में आया। देखिए हमने यह देखा कि ये 196 है। अगर हम ये कहें कि एक एक अंक पर दोनों में दशमलव है, तो हम दशमलव को अगर हटा दें मेरे भाई, दशमलव को क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर दोनों दशमलव को हटा दें तो 196/49 है। 196 किसका स्क्वायर है, तो 14 का, और 49 किसका है, 7 का, तो 14/7 आएगा। 14/7 को क्या लिख सकते हैं, 7 दूनी 14। ठीक है, इतना समझ में आया। मतलब कह रहा है कि 2 सेकेंड का समय लगेगा, इसमें कोई दिक्कत। आगे बढ़ें, यही प्रयोग करना है। 3 ही समीकरण है आपके पास। आप देखिए स्थिति दिया है और समय पूछ रहा है, तो दूसरा समीकरण लगेगा। ठीक है, और इसमें अगर विस्थापन न देकर केवल वेग दिया है और समय पूछता तो पहला लग जाता। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है। भवन की ऊंचाई बताइए। इस बार ऊंचाई पूछा है। ये हमारा भवन हो गया, यहाँ से एक छोड़ा जाता है पिंड, ठीक है ना, तो ये ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, तो क्या नहीं लगा पाएंगे, मतलब एस का वैल्यू पूछ रहा है। आप देखिए यू का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, कहेंगे कि सर 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई से छोड़ रहा है।
छोड़ रहा है तो यहाँ पकड़ा हुआ है, इस समय तो जीरो ही वैल्यू होगा ना, जब छोड़ेगा तब गति में आएगा, ठीक है ना। चलिए v का वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन t का वैल्यू पता है। क्या पता है? 4 सेकेंड, ठीक है। g का वैल्यू हम अपने मन से रख देंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा है भवन की ऊंचाई s। अब बताइए आप कि v की जरूरत पड़ेगी क्या? t दिया ही है, g पता ही है अपने मन से, u का वैल्यू 0 हम जानते हैं, तो s का वैल्यू निकाल देंगे। s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों 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 हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर t का वैल्यू दिया है मेरे भाई, s का वैल्यू पूछ रहा है, तो t और s किस समीकरण में पाया जाता है? तो आप कहेंगे समीकरण नंबर 2। यही तरीका है हल करने का, ठीक है ना, तुरंत आप हल कर पाएंगे। अब बस केवल वैल्यू रख दीजिए। अब आपको पता है जब u का वैल्यू 0 तो ये खत्म कर दिया हमने, हाफ g का वैल्यू हमने 10 रखा है और t का वैल्यू 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पंजे कितना होता है मेरे भाई? 10, और ये 4 चौका 16, 16 पच्चीस कितना हो जाएगा? डायरेक्ट मैं 80 मीटर लिख दे रहा हूँ। कोई इस प्रश्न में दिक्कत, कोई तकलीफ? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? अब देखिए मैंने 10 रखा है, अगर यहीं पर आप 9.8 रखेंगे तो 80 से कम ही आंसर आएगा, ठीक है ना। अब यह आपको निर्णय लेना कि ऑप्शन में क्या दिया है, ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन दूर दूर भी दिया रहेगा तो आप समझ जाएंगे, पॉइंट में दिया होगा तो आप सीधे 9.8 रखेंगे। वैसे ही याद रखिएगा जब भी प्रश्न देता है तो ऐसे करके देता है g इज इक्वल टू इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये देता है। जब देगा तो रखिएगा, नहीं देगा तो 10 रखिएगा। आपके पास ऑप्शन रहेगा ही, उस ऑप्शन से अगर कभी मैच नहीं किया तो 9.8 रख के देख लीजिएगा। अगर ऑप्शन दूर दूर है तो आप समझ लीजिए 80 के आसपास जो होगा वही आंसर होगा। क्लियर है? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है एक टावर से शून्य गति से फेंका गया पत्थर जमीन पर 4 सेकंड में गिरेगा, तब टावर की ऊंचाई क्या है? अब शून्य गति से फेंका गया, इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि ये शून्य गति से आ रहा है, गति से तो आएगा ही, वेग से आएगा, लेकिन ये मत सोचिएगा कि शून्य से आएगा। भैया ये टावर है हमारे पास, ठीक है ना, ये एक टावर है। अगर हम मान लेते हैं तो इसकी सदिश, इसके अनुप्रस्थ यहाँ से छोड़ा जाएगा तो u का वैल्यू कह रहा है 0 है, ठीक है ना। अब टावर की ऊंचाई पूछ रहा है तो ये सवाल आपको लगाना है, u बराबर 0 दे दिया, ठीक है ना। हमें v से मतलब है ही नहीं क्योंकि ऊंचाई पूछ रहा है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। t का वैल्यू दिया है 4 सेकंड, पिछला ही प्रश्न जैसा है। अब आपको निर्भर करना है कि आप g का वैल्यू कितना लेंगे। मैं हमेशा 10 लेता हूँ, ठीक है ना। और क्या है आपके पास? s का वैल्यू पूछा है। किसका वैल्यू पूछा है मेरे भाई? s डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ। तो अभी s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से नहीं निकाल देंगे, तो ये आपके लिए होमवर्क है, बस केवल रखना है। अब ये ऐसा नहीं है कि मैं सारा कुछ कर दूँ, ठीक है ना, ये कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक सेतु के नीचे बहने वाली नदी में एक पत्थर को मुक्त रूप से गिराया गया, ठीक है ना। सेतु मतलब ब्रिज है, ये देखिए आपके पास ब्रिज है, ठीक है, और ये क्या है? पानी है, ठीक है ना। यहाँ से एक पत्थर को मुक्त रूप से गिराया गया, नीचे आता है। पत्थर जल स्पर्श करने में 2 सेकंड लेता है, ठीक है। सेतु की ऊंचाई, फिर s की वैल्यू पूछा है, तो ये भी आपको होमवर्क, ठीक है ना। अब देखिए एक ही टाइप का प्रश्न आपको मिलेगा, हमने तीसरा टाइप यह कराया है, ठीक है ना, इसलिए हर एक प्रश्न को कराना ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने सिखा दिया है। अब आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया होगा। अच्छा, इस वीडियो के अंत में आप एक कमेंट करिएगा कि आपको यह पूरा जो सीरीज देखे हैं न्यूमेरिकल का, उसमें अभी भी कोई डाउट है या आपको अच्छे से समझ में आ गया। जैसा लगे वो जरूर लिखिएगा कि मुझे अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये एक पॉजिटिव होता है कमेंट, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। आप करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि नहीं, मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, वो सार्थक है, ठीक है। एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, यहाँ पर g का वैल्यू दे दिया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा? देखिए t का वैल्यू दे दिया है 3 सेकंड और पूछा है v का वैल्यू, ठीक है ना। u का वैल्यू तो आपको पता ही है 0 होगा क्योंकि ऊपर से गिराई जा रही है एक इमारत से, तो बार बार चित्र बनाने की जरूरत नहीं है।
अब आपसे पूछा है उसका वेग, ये v का वैल्यू पूछ रहा है, तो बताइए ये चारों किस में आते हैं, v का वैल्यू पूछ रहा है, v और t दिया है, तो बस ये समझ लीजिए कि हमें पहला समीकरण लगाना है u प्लस जी टी। क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस सवाल में? तो हम आगे बढ़ जाएं। ये u का वैल्यू 0 लिख देते हैं सर, g का वैल्यू 9.8 दिया है इसलिए, और t का वैल्यू 3, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, बस 3 वाट है 24, 3 9 27, 27 2 29.4 मीटर पर सेकेंड। कोई समस्या? आगे बढ़ सकते हैं। बेहद आसान प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न नहीं बन पाते हैं अगर हम नहीं पढ़े हुए हैं तो, ठीक है ना। तब कहते हैं साइंस का न्यूमेरिकल नहीं आता है, कोई कठिन नहीं है। अब देखिए, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। शून्य वेग का मतलब ये u की वैल्यू कह रहा है, ठीक है ना। कह रहा है यदि 4 सेकेंड बाद, मतलब ये t का वैल्यू दे दिया है 4 सेकेंड, ठीक है मेरे भाई। कह रहा है तो मीनार की ऊंचाई, फिर s की वैल्यू पूछ रहा है, तो g की वैल्यू अपने आप हम 10 लिख लेते हैं क्योंकि दिया नहीं है, ठीक है ना। क्या लिख लेते हैं हम, 10, ये 10 हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए p दिया है तो s पूछ रहा है, तो आपको पता है ना स्थिति और समय का संबंध दूसरा वाला रहता है, तो s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब u का वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। हाफ g का वैल्यू मैं कितना रख रहा हूँ 10, और t का वैल्यू 4 का स्क्वायर, 2 5 10, 4 चौके 16 5 80 मीटर आंसर, ठीक है। क्लियर है। अब यहीं पर अगर मैं इसको 9.8 लेता तो ये 4.9 होता। अब वही 16 का गुणा इसी में करते तो 16 9 144, 16 चौके 64, 64 में 14 जोड़ते तो 78.4, इतना आंसर आता। तो देखिए 80 के करीब है कि नहीं है, तो उसका चिंता आप मत कीजिएगा, हमेशा 10 लीजिए, ठीक है ना। देखिए हम लोग जो प्रश्न था उसको ले लिए है। अब ये एनसीईआरटी का मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ, अब पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, तो अगर नहीं भी दिख रहा होगा अच्छे से साफ, क्वालिटी बढ़ाइएगा, नहीं भी बढ़ेगा तो बस मेरे आवाज़ को सुनिए, और आपके पास किताब हो तो किताब को देखिए, नहीं हो तो ऑनलाइन गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, लिखिए एनसीईआरटी बुक। उस एनसीईआरटी बुक में आपको सारा 6 से लेकर 12 तक का बुक मिल जाएगा। क्लास 9 का साइंस देखिए और आराम से पेज नंबर देखिए, ये 83 है, ठीक है मेरे भाई। पेज नंबर कितना है, 83। तो मैं इसमें उदाहरण से शुरू करना चाहता हूँ और फटाफट फिर इसके बाद में इसका न्यूमेरिकल लूँगा। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन ये अंतिम वीडियो है, बस किसी का कॉल ना आए, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, 7.1 उदाहरण नंबर दिया है। कह रहा है कि 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करता है। वस्तु का औसत चाल क्या होगा, ठीक है ना। और उसको यहाँ पर हल किया है नेक्स्ट पेज पर, ठीक है मेरे भाई। आपको पता है कि औसत चाल मैथ में भी पढ़े हैं, ठीक है ना। औसत चाल बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो आपको पता है कुल दूरी बटे कुल समय, यही पढ़े हैं ना। तो इस सवाल में कोई दिक्कत होगा, कोई तकलीफ होगा नहीं। अब देखिए कुल दूरी कुल समय, एक तो ये देता है, दूसरा क्या देता है, केवल चाल देता है। मानकर चलिए यह वेग देता है, वेग v1 दिया है, वेग v2 दिया है। जैसे मैथ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, दो वेग x और y किमी प्रति घंटा दिया। औसत चाल पूछे तो हम क्या करते थे, 2xy बटे x प्लस y, ये औसत चाल हो जाता था। औसत वेग अब साइंस में हो जाएगा, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है, यही लिख के कर सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी औसत चाल का फार्मूला क्या होगा या औसत चाल का संबंध निम्नलिखित में से कौन है, तो यह फार्मूला देगा। तो अगर दो चाल दिया हो, ठीक है, तो आप औसत चाल इस फार्मूले से निकालेंगे। अगर कुल दूरी दिया हो, कुल समय भी दिया हो, तो ऐसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, कुल दूरी दिया है कैसे, 16 मीटर जाने में, 16 मीटर आने में, तो कुल दूरी कितना हो गया, आप कहेंगे सर 32 मीटर हो गया। 4 सेकंड जाने में, 2 सेकंड आने में, कुल कितना हो गया, 6 पंजे 30, कितना बचा, 2 दशमलव लगाएंगे, 6 3 18, 6 3 18, इतना आ जाएगा मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत औसत चाल में,
औसत चाल में मैं औसत चाल को V0 लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा मेरी भावनाओं को। औसत चाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं यही उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कभी कभी देखिए मैं ये जो लिखा हूँ ऐसे दे देगा, एक रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकेंड के गति से जाती है तथा 35 मीटर पर सेकेंड की गति से वापस आती है, तो औसत चाल बताइए। तो दोनों में आप देखेंगे कि चाल ही है, जब दोनों में चाल है तो 2 गुणे चाल 1 चाल 2 बटे चाल 1 प्लस चाल 2, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यह पेज नंबर कौन सा है, 84 है, ठीक है ना। इसमें देखिए उदाहरण नंबर 7.2 दिया है, कह रहा है यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर दिखाता है। अब इस एनसीईआरटी से एक चीज हो गया कि जो चाल मापने का, जो चाल नहीं दूरी जो मापने का है, क्योंकि किमी दिखा रहा है, दूरी मापने का यंत्र क्या है, तो आप कहेंगे ओडोमीटर, याद रहेगा। दूरी मापने का यंत्र क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का यही फायदा है, ठीक है ना, ओडोमीटर याद रह जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता था, यात्रा समाप्ति के बाद 2400 किमी प्रदर्शित करता है। इसका मतलब क्या है कि हम 400 किलोमीटर की यात्रा तय कर लिए हैं। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए आगे कह रहा है कि यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल किमी पर आवर में मीटर पर सेकंड में ज्ञात करिए। अब बताइए ना मेरे भाई, आपको दूरी पता हो गया तो और समय पता हो गया तो चाल नहीं निकल जाएगा। तो चाल वही औसत चाल दिया है, तो चाल बराबर दूरी, कुल दूरी कितना हो गया, तो आप 2400 नहीं लिखेंगे 400 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 400, क्यों, क्योंकि 2000 तो दिखा ही रहा था उसमें, 2000 पहले ही दिखा रहा था। समय कितना लगा 8, तो 8 पंजे कितना होता है 40, 50 किमी पर आवर। अब आपको पता है कि जब हम मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं तो ये देखिए किमी से मीटर छोटा होता है ना, तो छोटे वाले से भाग देना है 5/18, ठीक है। अब आपका जितना आंसर आए आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं करूँ 250/18 तो लगभग ये आपका कितना हो जाएगा भाई, 13.9 के लगभग आ जाएगा, ठीक है ना, जैसा कि आंसर दिया भी है। क्लियर है। तो अब ऐसे सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी करा रहा हूं मैं प्योर, ठीक है ना। अब देखिए उदाहरण नंबर 7.3, ठीक है ना। कह रहा है उषा 90 मीटर, अगर नहीं दिख रहा हो तो आप बस मेरी आवाज को सुनिए, ठीक है। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग क्या है। अब देखिए यहाँ पर खेला हो जाएगा, एक तो बात है चाल और एक है वेग। वेग किस पर निर्भर करता है, आप कहेंगे सर विस्थापन, किस पर, विस्थापन। और चाल किस पर निर्भर करता है, आप कहेंगे दूरी। आपको पता है दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन शून्य हो सकती है। जब विस्थापन शून्य हो सकता है तो वेग भी शून्य हो सकता है, यह बात रखना है याद। अब देखिए चाल बराबर हम क्या जानते हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये मैं लिख रहा हूँ और ये चा, भावनाओं को समझ जाइएगा। कुल दूरी कह रहा है अपने आप 180 और लग रहा है 1 मिनट। 1 मिनट को मैं 60 सेकंड लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि हमेशा साइंस में क्या करना है, एसआई मात्रक में आंसर देना है। तो 180 मीटर, मीटर में तो दिक्कत नहीं है, दूरी दिया है मीटर में, या मिनट दिया है तो मिनट को हमने सीधे लिख लिया 60 सेकंड। यहाँ पर क्या लिख लिया 60 सेकंड, कोई दिक्कत मेरे भाई। तो 6×3 18 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, स्क्वायर नहीं है, मीटर पर सेकेंड औसत चाल हो गया, कोई डाउट। अब देखिए विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक एवं अंतिम दूरी, अंतिम बिंदु, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। अब देखिए वो उषा है, ठीक है ना, और ये तालाब है, तालाब है। अब ये उषा क्या करती है, यहाँ से तैरना शुरू करती है,
यहाँ तक आई, अब फिर यहीं से आकर के अपने प्रारंभिक स्थिति में आ गई। अब बताइए प्रारंभ में जहाँ से चली वहीं आ गई तो विस्थापन क्या हो गया, जीरो हो गया ना। विस्थापन क्या हुआ, जीरो हो गया। इसका मतलब वेग भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। विस्थापन जीरो है तो अब समय चाहे जितना रहे उसका आंसर जीरो ही आएगा, तो 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, कोई दिक्कत। कोई भी व्यक्ति जहां से चलता है और वहीं आ जाता है तो उसका विस्थापन जीरो होता है, उसका वेग जीरो होता है। क्लियर है, आगे बढ़ूं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट उदाहरण है और वो उदाहरण नंबर क्या है, 7.4 देख सकते हैं आप। ठीक है, कह रहा है विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल चलाना शुरू करता है। विराम अवस्था से मतलब u बराबर 0, बात याद आ रही है ना। कह रहा है 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। मतलब समय आपके पास दे दिया है, कितना दे दिया है देखिए 30 सेकेंड, कोई डाउट इसमें। अगर मिनट देता तो सेकेंड में बदलते। वेग कितना प्राप्त कर लिया, 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ इनवर्स में दिया है, ये देखिए सेकेंड पे पावर -1, मतलब उसको इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वह इस प्रकार से वेग ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग पहले 5 सेकेंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण की गणना कीजिए। अच्छा, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। क्लियर है ना, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण। तो बस ए बराबर v माइनस यू, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, वेग परिवर्तन यही है। अब बताइए वेग परिवर्तन कितना आपको दिख रहा है, आप कहेंगे सर 0 से 6 दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट 6 लिख दे रहे हैं। फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन समझाना भी तो जरूरी है। आप बार बार इसको मत लिखिएगा, 0 से 6 हुआ 6 लिख दे। कितना समय लग गया मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 30 सेकेंड लग गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5, या यूं लिख सकते हैं 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत त्वरण निकालने में, कोई परेशानी नहीं। तो ये प्रारंभिक अवस्था थी, ये प्रारंभिक। दूसरी अवस्था में निकालते हैं, क्या कह रहा दोनों स्थितियों में, बोला ना दोनों स्थितियों में साइकिल की त्वरण की गणना कीजिए। ठीक है, अच्छा दूसरी अवस्था में क्या है, अब दूसरी अवस्था में 6 मीटर पर सेकेंड पा गया, तो u का वैल्यू 6 है। अब हम यहाँ पर कैसे 6 लिख दिए, मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि उस सवाल में दिया है कि ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग 5 सेकेंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। मतलब अभी तो शुरू से जब चल रहा था 0 से, तो 6 मीटर पर सेकेंड का वो प्राप्त कर लिया था, 6 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लिया था। लेकिन ब्रेक लगाता है तो ब्रेक लगाएगा तो कम होगा कि नहीं, कम होगा। तो अब 6 से क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, दिया है ना। तो जो v का वैल्यू है वो 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऐसा कितने देर में हुआ भाई, कह रहा है 5 सेकेंड में हुआ है। कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में। तो अब बताइए a बराबर क्या होगा दूसरी स्थिति में, वेग परिवर्तन कितना हुआ, 6 से कितना हो गया, 4। इसका मतलब मैं डायरेक्ट 2 लिख दूं मेरे भाई, तो 2 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ब्रेक लगा रहा हूं ना तो हमेशा माइनस में आएगा आंसर। देखिए ना, v का वैल्यू छोटा है 4 है और इसका वैल्यू 6 है, तो -2 आ जाएगा। ठीक है, केवल आप अंतर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस से ब्रेक लगेगा तो माइनस में आंसर आएगा, मंदन होगा। ठीक है ना, और एक्सीलेटर दबाएंगे तो प्लस में होगा त्वरण। ठीक है, समय कितना लगा है, तो 5 सेकेंड। अब अगर इसको लिखें तो 5 चौके 20, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है ना, इसमें नहीं लिख पा रहा हूँ, नहीं छप रहा है। अब भावनाओं को समझिएगा, a का वैल्यू -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। क्या ये पूरी तरीके से समझ में आया कि नहीं आया होगा, तो ज़रूर मैं कहूँगा खुद भी देखें, दोस्तों तक भी शेयर करें, लेकिन किनको, जो पढ़ने वाले हैं, बाकी लोगों का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। उम्मीद करता हूँ इतना धीरे धीरे बताया हूँ तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है उदाहरण 7.5। पांचवा उदाहरण हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। विराम अवस्था का मतलब क्या हो गया भाई, u बराबर 0। यहाँ पर देखिए दिया भी है। ठीक है ना, इसलिए मैं जो पढ़ा दिया, आप किताब पढ़ेंगे ना तो आपको आनंद आ जाएगा, है ना। टाइम निकाल करके ऐसे ही हर एक चैप्टर को पढ़ा दूंगा आपको,
जब आपका एनटीपीसी आएगा या रेलवे ग्रुप डी आएगा तो यकीन मानिए आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप कोई भी किताब उठाएंगे उसके प्रश्न उड़ाना शुरू कर देंगे। कुछ प्रश्न नए भले ही दिख सकते हैं लेकिन कंसेप्ट यही रहेंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 5 मिनट में 72 किमी पर आवर का वेग प्राप्त कर लेता है। समय दे दिया है, तो जब समय दिया है 5 मिनट में, मैं पहले यहाँ लिखता हूँ u बराबर 0, ठीक है ना, t बराबर 5 मिनट। तो 5 मिनट को मैं डायरेक्ट क्या लिख लेता हूँ, 6 5 300 सेकेंड, ठीक है ना, याद रखना है आपको। अच्छा v बराबर कह रहा है कि 72 किमी पर आवर, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 5/18 से गुणा कर लेता हूँ। 18 चौके 72, 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि पता है साइंस पढ़ते समय हमें ऐसा यूनिट का ध्यान रखना है, ठीक है। कह रहा है कि मान ले कि त्वरण एक समान है। त्वरण क्या है, एक समान है, तो परिकलन कीजिए। त्वरण निकालना है, तो त्वरण क्या होगा, वेग परिवर्तन की दर। 0 से कितना हुआ है 20, समय कितना लगा है 300। एक तो आंसर आ गया हमारा, 1 से 1 खत्म। अगर हम 200 में 30 से भाग देंगे, मतलब ऐसे समझने के लिए, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, दशमलव में आएगा, तो हम डायरेक्ट 1/15 लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि किताब में दिया है। वरना 0 पॉइंट फिर 15 छक्का 90, ऐसे करके 15 छक्का 90, 0.6666 लिखना होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, 0.066 आएगा। तो एक तो ये निकल गया। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, इस बार s की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना, मतलब दूरी पूछ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दूरी कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो कहेंगे सर हम तो पढ़े हैं गति का समीकरण 3 किसी न किसी में तो दूरी होगा, किसी न किसी में कैसे होगा, केवल दूसरे और तीसरे में होगा। तो देखिए हम किसका यूज कर रहे हैं, देखिए t का वैल्यू जब दिया है तो आप चाहें तो दूसरे का यूज कर सकते हैं। अब आपको a का भी वैल्यू पता हो गया, v का भी वैल्यू पता हो गया, आप चाहे तो तीसरे का यूज कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। तो s हम सीधे यूज करते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसका यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि 20 कोई बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है स्क्वायर करने के लिए। आप टी का भी कर सकते हैं, आप चिंता मत करिएगा कि सर ये क्यों कर रहे हैं। मैं सीधे 2 दूनी के 4 100 लिख रहा हूँ, इसका वैल्यू 0 है इसलिए डिलीट मार दिया। 2 अच्छे से लिखना है। ए का वैल्यू आपको पता हो गया 1/15, बोलिए हाँ। अब एस का वैल्यू निकाल देना है। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा 200, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, 30 पर 2 जीरो, मतलब एस बराबर 30 पर 2 जीरो मतलब 3000 मीटर आंसर हो जाएगा। 3000 मीटर कहिए चाहे 3 किलोमीटर कहिए, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी को सेकेंड इससे भी लगाते हैं, u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो भी वही सेम आंसर आता, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत। आगे बढ़ें, आपको मैं 5 उदाहरण समझा चुका हूँ, ये 6वां उदाहरण इसी में दिया है। देखिए उदाहरण नंबर 7.6, ठीक है, ये 91 नंबर का पेज है। आप जाइएगा एनसीईआरटी क्लास 9, कौन सा कर रहे हैं हम लोग, क्लास 9th, ठीक है ना। अब जा करके देख लीजिएगा, आपको पूरा एक एक चीज़ सेम मिलेगा, ठीक है। मैं देखिए इसको समझाने के लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, उम्मीद करता हूँ आप इसको कॉपी कर लिए होंगे। मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। अब देखिए हम लोग करेंगे नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किमी पर आवर से 36 किमी पर आवर की गति प्राप्त करती है, ठीक है। तो त्वरण ज्ञात कीजिए। तो मैं डायरेक्ट a बराबर त्वरण निकालता हूँ। देखिए 18 से 36 हो गई, मतलब 18 का अंतर आया, ठीक है, बटे कितना सेकंड, 5 सेकंड। तो इसमें आंसर किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ये किमी है और ये सेकंड है ना, तो इसको आप किमी को मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए कुछ इस प्रकार से, कोई दिक्कत। 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 18 से 18, मतलब ले दे करके 1 आ रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत। मैं डायरेक्ट लिख दिया। तो हमेशा दिमाग में रखना है कि आपको एसआई मात्रक में रखना है। मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूँ और बार बार क्यों कहूँगा, क्योंकि हमसे जल्दी में अक्सर गलती हो जाता है,
ठीक है ना। 18/5 लिखा तो हमने 5/18 से गुणा कर दिया, मतलब ये किमी था तो किमी को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। ठीक है मेरे भाई, अब बारी बारी से बदलेंगे तो भी, जैसे कि आप क्या करते, इस 18 को ऐसे लिखते 5/18, है ना, तो इसका 5 आ जाता, और दूसरे का 36 लिखते तो कितना आता, 10 आ जाता, दूसरे का 10 आ जाता। ठीक है ना, तो 10 - 5 बराबर 5/5 बराबर 1, वही बात आता है ना। तो इस तरीके से पहल का तो आंसर निकल गया हमारा। दूसरा पूछ रहा है उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। अब देखिए तय की गई दूरी, दूरी अब किस में होता है, आपको पता है दूसरा समीकरण है और तीसरा समीकरण है। तो आपके पास ए पता हो गया है, क्या पता हो गया है ए, और आपको टी पता हो गया है, क्या पता हो गया है टी। तो क्या हम सवाल को हल कर पाएंगे या नहीं, बिल्कुल कर पाएंगे। और आपको यू भी पता है, कैसे यू पता है, प्रारंभिक वेग तो दिया ना 18 किमी प्रति घंटा और अंतिम वेग दिया है 36 किमी प्रति घंटा। क्लियर है ना। तो हम क्या लगा, देखिए आप पहला चाहे तीसरा, मैं दूसरा या फिर तीसरा लगा सकते हैं। तो देखिए हम लगाते हैं सीधे तीसरा, v² बराबर u² प्लस 2as। v² का वैल्यू कितना है मेरे लाल, तो आप कहेंगे सर अभी आपने निकाला था 10, निकाल लेंगे ना। 36 को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 36 को 5/18 से करेंगे, 18 दूनी 36, 2 5 6 10 आ गया ना, तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 18 दिया है तो इसका आ गया 5, 5 का स्क्वायर प्लस 2, ए का वैल्यू अभी अभी निकाले हैं 1, और एस का तो पता ही करना है। तो 10 दहा में 100, 100 - 5 25 कितना हो जाएगा 25 बराबर 2s। 25 घटा तो 75 हो गया ना मेरे भाई, कितना हो गया 75 बराबर 2s। 2 से काटेंगे तो 37.5, मतलब दूरी कितनी हो गई 37.5 मीटर। कोई प्रॉब्लम। तो ये सब सवाल अब मुझे हल करने लायक नहीं है, किताब में तो हल दिया ही है, उदाहरण है तो, लेकिन आपको समझ में आया कि नहीं ये निर्भर करता है। ठीक है, अभी देखते हैं कितना उदाहरण है। अब उदाहरण खत्म, अब आ गया अभ्यास प्रश्न। अभी जितना भी सवाल किए हम लोग केवल क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर किए, वृत्ताकार पथ पर नहीं किए। और अभ्यास प्रश्न में पहला ही प्रश्न वृत्ताकार पथ से दिया है, तो वृत्ताकार पथ वाला भी कर लेते हैं इसी बहाने, और आपका पूरा का पूरा जो डाउट है वो खत्म हो जाएगा। वीडियो लंबा लगता है, हो जाएगा, देखते हैं, अगर प्रयास करता हूं, अगर रहेगा तो ठीक है ना। एक प्रश्न करा करके मैं आप पर छोड़ता हूं कि NCERT का प्रश्न करिए, फिर अगले दिन मतलब कल आपको क्या कर दूंगा, पूरा का पूरा NCERT का अभ्यास प्रश्न करा दूंगा। टोटल 10 प्रश्न हैं, एक आज करा दे रहा हूँ, 9 कल करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए पहला प्रश्न है मेरे भाई आपके लिए, कह रहा है कि एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है। व्यास तो समझते हैं क्योंकि भाई आप मैथ के स्टूडेंट हैं ना, मैथ पढ़ रहे हैं ना तैयारी में। ये देखिए ये हो गया त्रिज्या, और जब ये दोनों मिल गया, दोनों त्रिज्या आपस में मिल गए तो हो गया व्यास। मतलब किसी भी वृत्त का एक परिधि से दूसरी परिधि तक केंद्र से हो करके अगर गुजरती है तो वह उसका व्यास कहलाती है। ठीक है, अच्छा यह व्यास कितना है 200 मीटर का है, इसका मतलब त्रिज्या इसका 100 होगा। क्लियर है, कह रहा एक चक्कर 40 सेकेंड में लगाता है। मतलब समझ रहे हैं कि कहाँ से शुरू करता है। चलिए हम यहीं से शुरू करते हैं, ये शुरू करते 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 फिर यहीं आ गए। ठीक है ना, तो एक चक्कर पूरा हो गया ना, ये एक चक्कर पूरा करने में 40 सेकेंड लेता है। क्लियर है, कह रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन क्या होता है, पहली और अंतिम, यहां से स्टार्ट किया है, ठीक है ना, यहां से ही हम जोड़ेंगे कि उसकी विस्थापन कितनी है, अंतिम दूरी कितनी है, तो विस्थापन कुल दूरी निकालना है तो आराम से निकल जाएगा। पहली बात तो हमें यह देखना है कि यह चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाया तो कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था। ठीक है ना, यहाँ से जब शुरू किया पूरा का पूरा यहाँ घूम के यहीं आया। इसका मतलब अगर मैं इसी को क्या करता हूँ, ये मानकर चलिए एक धागा से मैंने बनाई, ये एक धागा से बनाई, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया तो इस धागे को फैलाया तो ये धागा इतना हो गया। बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक आ गया एक धागा, बात समझ में आया। तो इसका मतलब यही इसकी कुल दूरी हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि
जो दूरी होगी इसकी परिधि के बराबर होगा। और आपको पता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है मेरे भाई, तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr। पढ़े हैं 2πr, कक्षा 6 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं और एकदम जब तक नौकरी नहीं लगती है तब तक पढ़ते हैं, है ना। इसके बाद भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं ना कि कहाँ पर काम देगा साइन थीटा कास थीटा का, कहाँ पर काम देगा 2πr का, वो काम देता है। आपको उस तरीके का जब जवाब मिलेगा तब, जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपको एहसास होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए मेरे भाई 2π का वैल्यू कितना है 22/7 और r का वैल्यू कितना है, तो हम कह सकते हैं 200/2 कह सकते हैं ना। ये व्यास दिया है मेरे भाई 200, तो त्रिज्या कितना होता है, त्रिज्या तो व्यास का आधा ही होता है ना, आपको पता ही है। तो 200 का आधा 200/2 लिख दिया हूँ। क्यों लिखा हूँ, क्योंकि 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल होने वाला है, ठीक है। अब आप बताइए 22 दूनी कितना हो जाएगा 44/7। यह वृत्त की परिधि हो गई। इसका मतलब कि कुल दूरी एक चक्कर में वह जो एथलीट है इतना तय करेगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, मतलब वह इतना मीटर की दूरी मेरे भाई वह एक चक्कर में तय करेगा। अब आप सोचिए ना, यह चक्कर कितने सेकेंड में लगाता है 40 सेकेंड में। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो कह रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है ना। तो आप बताइएगा एक चक्कर में वह इतना दूरी तय करता है, कितने चक्कर में, एक चक्कर में। और एक चक्कर कितना लगाता है 40 सेकेंड लगाता है। तो 2 मिनट को मैं सेकेंड में बदल रहा हूँ प्लस 20 सेकेंड है। बात समझ में आ रहा है। 6 दूनी 12, 12 दू 14, 140 सेकेंड। कह रहा है अगर कोई व्यक्ति 40 सेकेंड में 44/100/7 मीटर की दूरी तय करता है, तो 140 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो भैया 140 सेकेंड में, अभी लग रहा होगा कि बहुत धीरे धीरे लगा रहे हैं, ऐसे ही लगाना पड़ता है और ऐसे ही लगाएंगे आप भी। जब आपका हो जाएगा एक्सपीरियंस तो आप उड़ा देंगे। देखिए हमने क्या किया, 40 से भाग दिया, 1 की वैल्यू निकल जाएगी, 140 से गुणा कर दिया, 140 का वैल्यू निकलता है, 140 से हमने गुणा कर दिया। बात समझ में आया ना। अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 7 दूनी 14, ये 20 बार में खत्म, ठीक है ना। अगर 4 से काटूंगा तो 4 5 20। अब 440 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 0 पहले से ही, 4 5 20, 4 5 20, 20 2 22, 2200 मीटर की दूरी तय करेगा। कितना सेकंड में, 140 सेकंड में। क्या ये प्रश्न समझ में आया। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया हूँ, जैसे बेसिक सवाल होता है वैसे ही किया। हमने यह देखा कि 40 सेकंड में मैं तो 4400/7 मीटर का दूरी तय कर रहा हूँ, तो 140 में कितना करूँगा, तो निश्चित रूप से 4 3 12, 3 गुना से तो ज़्यादा ही करूँगा। 3 गुना मतलब चाहूँ तो यहीं से 3 से गुणा कर देता, बटे 1/2 से गुणा कर देता। बात समझ में तो भी आंसर हमारा आ जाता। क्लियर है। तो हमारे हल करने का तरीका क्या है वो आप देख लीजिए, और आपके हल करने का तरीका क्या है जो आपको समझ में आए बेस्ट आए वो करिए। इसका आंसर हम लोगों के पास 2200 मीटर आ गया। कितना मीटर आया मेरे भाई, 2200 मीटर। और उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया भी होगा। देखिए मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड बड़ा सा नहीं है कि लिखूँ, इसीलिए इधर उधर लिख देता हूँ। आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कौन सा कहाँ लिख रहा हूँ, और आप नोट्स भी बनाएंगे। अब देखिए कह रहा उसका विस्थापन क्या होगा। अब दूसरा प्रश्न हल करते हैं। विस्थापन क्या होता है, हमने कहा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। देखिए मेरे भाई अब इसको फिर से मैं मिटाकर इसको फिर से मैं बताता हूँ आपको। ये है हमारे पास वृत्त, ये क्या है हमारे पास वृत्त, ठीक है। ये अपनी 200 मीटर की दूरी थी, व्यास थी। अब ये चक्कर यहाँ से शुरू किया, 1 चक्कर लगाया, आ गया, 2 चक्कर लगाया, 3 चक्कर लगाया, तो 3 चक्कर में तो यहीं आया। बात समझ में आ रही कि नहीं, 3 चक्कर में तो यहीं आया। और आपको पता है कि एक टिल कितना चक्कर लगा रहा है, 3.5 चक्कर। कैसे 3.5 चक्कर हो गया सर जी,
140 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है तो 140 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा आप बताइए। 4×3 = 12, 20 सेकंड बच गया तो आधा चक्कर लगाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब यह 3.5 चक्कर लगा रहा है, अंत में यहाँ पर आ जा रहा है। बात समझ में आए। यह व्यक्ति यहाँ था और आ कहाँ गया, यहाँ आ गया। इसका मतलब इसका विस्थापन किसके बराबर हो रहा है, तो इसके व्यास के बराबर हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो आप करिएगा 40 सेकंड में एक चक्कर, तो 140 सेकंड में कितना चक्कर। बात समझ में आया। ये भी नहीं आया भाई, 140/40 कर देंगे तो चक्कर निकल जाएगा ना, कि नहीं निकल पाएगा। 4×3 = 12, 2 बचा, 4×5 = 20, 3.5 चक्कर आया निकल के कि नहीं आया। आ गया ना। 3.5 चक्कर का मतलब यहाँ से आधा, यहाँ से आधा क्या है, ये व्यास ही तो है। तो इसका मतलब व्यास की दूरी कितनी है, 200 मीटर। अतः विस्थापन कितना हो गया मेरे भाई, आप कहेंगे 200 मीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, कमेंट कीजिएगा। इसी प्रश्न को अगले वीडियो में ले लेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आया होगा। वीडियो हो गया 41 मिनट का, किसी का फ़ोन नहीं आया, कॉल नहीं आया, अच्छी बात है। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।